बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वीलॉग कर चुका था और उसके बाद रात मुझे एकदम खबरें देख रहा था, टीवी देख रहा था, तो उसमें टिकर पहले चला, फिर ख़बर आ गई अय्याज़ अमीर साहब जो एक बहुत ही जय्यद दानिश्वर, पिछले 30-35 साल से मैं ख़ुद उनका रीडर, और फिर वो टेलीविज़न प्रोग्राम मुख्तलिफ करते रहे। आजकल दुनिया टीवी से के साथ वाबस्ता हैं, दुनिया अखबार के साथ वाबस्ता हैं। तो वो जब अपना प्रोग्राम करके निकले दुनिया टीवी से, तो रास्ते में 6-7 मैं तो गुंडे ही कहूँगा, उन्होंने उनको ना सिर्फ यह है कि मारा पीटा, उनसे फ़ोन भी छीन लिए। पैसे तो वो इसलिए साथ ले गए होंगे कि तासुर मिले कि जी शायद वो किसी डाके के चक्कर में है। इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। बहुत ही तकलीफ़ थी। अय्याज़ मीर साहब से मेरा अपना ज़ाती ताल्लुक़ भी है, वो मेरे बड़े भाई के बहुत गहरे दोस्त भी हैं, और मुझे भी उन्होंने हमेशा भाइयों की तरह ही समझा है। उनके ख़यालात के अंदर एक खूबी है कि वो तीर की तरह स्टेट है, वो अल्फाज चबाते नहीं हैं और ख़ूबसूरत अंग्रेज़ी लिखते हैं, और कंटेंट्स उनके कमाल के होते हैं। नज़रियात मेरे और उनके पोल्स अपार्ट हैं, लेकिन जो वाक़या हुआ है, उनकी उम्र 72 साल के करीब है, प्लस माइनस कर लें। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक 72 साल के आदमी को कोई बंदा थप्पड़ मार दे, वजूहात कुछ भी हो, क्या बीती होगी। मैं उनको आज उनके पास 1.5-2 घंटे बैठ के आया हूँ, यहीं पे लाहौर में ही थे, अभी वो अपने चकवाल नहीं वापस गए। मुझे एक खुशगवार हैरत भी हुई, उनका हौसला जो था वो बुलंद था। वो कहते मुझे उसमें भी कोई परेशानी नहीं हुई जब वो मुझे मार रहे थे या मेरे कपड़े वगैरह फाड़ रहे थे या ज़दोकोब कर रहे थे। खुशी की बात यह कि बहुत ही मजम्मत हुई। अच्छा, ये पाकिस्तान में पहला वाक़या नहीं है, अल्लाह करे ये आखिरी वाक़या हो। अरसा दराज से ख़ुसूसन पिछले 8-10 सालों में हमेशा ही था, मैं तो हमेशा ये समझता था शायद अब है, ये मीडिया के ऊपर इख्तलाफी कवरेज करने वाले छोटे शहरों के छोटे सहाफ़ी जो लोकल अखबारों के लिए काम करते हैं, वहाँ से लेके और कौमी सतह के बड़े से बड़े तक, उनके कत्ल भी हुए हैं, उनको मारा भी गया है, उन्होंने किसी के खिलाफ खबर दी है। लेकिन ये जो इदारा का मुलव्वस होना कई दफ़ा सामने आता है, ये बहुत तकलीफदेह होता है। क्या वो कराची में फेमस बाबर जो मर्डर हो गए थे, शहजाद मर्डर हुए, पता नहीं कितने, मैं लिस्ट अभी देखी नहीं है, तो अनगिनत है। अभी 24 जनवरी को प्रेस क्लब के सामने हसनैन शाह साहब को जिस तरीके से शहीद किया गया, हामिद मीर साहब की गोलियां 2014 में कितनी पुरानी है। कसूर क्या था कि 2014 में एक बयानिया इमरान खान साहब फ्लोट किया गया कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, और उसके ऊपर जियो का एक मौक़िफ़ था और हामिद मीर साहब का एक मौक़िफ़ था। उससे पहले मुशर्रफ साहब के दौर में भी यही होता रहा, ख़ुसूसन हामिद मीर साहब वगैरह ये सारे तख्ता मशक रहे। क्या हामिद मीर साहब 8 गोलियाँ खाने के बाद उनके मौक़िफ़ से कोई फ़र्क है? मैं इख्तिलाफ़ कर सकता हूँ। फिर उसके बाद अहमद नूरानी को आपने इतना कि आलमोस्ट उनके सर के ऊपर जो रॉड लगे मर सकते थे, वो बेचारे अमेरिका भाग गए, लेकिन क्या उन्होंने पीछे हट गए। अब सारा आलम साहब के साथ आपने क्या किया? गंदी गलीज गालियाँ, पैमरा का चेयरमैन होने के बाद, और फिर उसके बाद जब रिटायर हो गया तो इस्लामाबाद में उनको गोली मार दी गई। असद तूर एक गुमनाम सा बच्चा था, नया उसे शौक था, बड़ा दिलेरी से वीलॉग कर रहा था, जरूर से ज़्यादा एग्रेसिव था, एहतियात नहीं करता था, कि उसका ख्याल था कि शायद मुझे नज़रअंदाज कर दिया जाए। आज असद तूर एक बहुत बड़ा नाम बन गया है। अच्छा, उमर चीमा साहब, उनकी मूछें भुएँ सारी मूंद दी गई, सर मूंद दिया गया, मारा गया। क्या उमर चीमा साहब एक दिन के लिए पीछे हटे हैं? जी और जंग जो है वो शायद कासर हो उनकी एग्रेसिव रिपोर्टिंग करने से, उन्होंने रिपोर्टिंग पूरी की, आगे जी और जंग की लिमिटेशन है। मतीउल्लाह जान को आपने जान से मारने की धमकी भी दी और अगवा भी किया और मारा पीटा भी, कोई रुक गया? मतीउल्लाह जान, सारों को 4 चांद लग गए। अब अय्याज़ मीर साहब, मेरा ख्याल है कोई अगर इदारे नहीं किया तो इदारे के दुश्मनों ने यह काम करवाया होगा कि उन्होंने एक तकरीर की। इमरान खान अपनी सियासत को आगे चलाने के लिए हर किस्म का हरबाज मार रहे हैं, कोई दकीका प्रोग्रेस नहीं छोड़ते। वहाँ पे अय्याज़ मीर साहब को बुलाया गया, उन्हें तकरीर की, और वो तकरीर हकीकत हाथों हाथ ली गई। लेकिन अय्याज़ मीर साहब को अगर उस तकरीर की वजह से कल ज़दोकोब किया गया या कोई लेसन या कोई मैसेज बुझाना चाहते थे,
तो यकीन जाने कि वो तकरीर अगर 1 करोड़ दफ़ा या 50 लाख दफ़ा या 10 लाख दफ़ा देखी गई है, तो अब उसको आप 10 छोड़े 100 से ज़्यादा दे दें, इस वक्त हाथों हाथ जा रही है। हर शो में, हर टीवी में एजाज मीर साहब के बारे में जो कुछ हो, इतनी मजम्मत की जा रही है जितनी कम हो। और मैं यकीन जाना आज मिला तो मुझे तकलीफ हुई। मैं इनफैक्ट परसों जब उन्होंने तकरीर की तो उस दिन मुझे इमरान खान साहब की स्पीच की वजह से मैं उनकी तकरीर को डिस्कस नहीं किया, लेकिन मेरे जहन में था कि मैं उनकी तकरीर को ज़रूर डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरी उसके बारे में कुछ रिजर्वेशन है उस तकरीर के बारे में। उनकी तकरीर मुझे बहुत अच्छी लगी, कमाल की थी, लेकिन मुझे था कि एजाज मीर साहब उसमें थोड़ा सा एक मुफाहमत का काम दे रहे हैं इमरान खान साहब के, उनके अपनी जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं उनके मुताबिक उनकी जो दयानतदारी है वह मुतासर मुझे होती नजर आई। वगरना वो अगर 100%, जैसे मैं कहता हूँ ही स्ट्रेट लाइक एन एरो, ही डज नॉट मिन्स वर्ड्स, तो मुझे वो लगा कि वो अल्फाज चबा के कुछ बातें करें कुछ इश्यूज पे, शायद वैसे भी करना चाहिए। उन्हें खास इमरान खान साहब को वहाँ पे शर्मिंदा किया, ज़दोकोब किया, अच्छा कुछ इंसान को एहतियात करनी चाहिए, शायद वो वही की, लेकिन कुछ हक़ाइक़ थे जो अगर उसका इदराक नहीं कर सकते थे या वहाँ नहीं कन्फेस कर सकते थे तो उससे पहलू तय कर लेते। खैर वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। मेरे वो इतनी अहम तकरीर थी कि कल मैंने यही डिस्कस करनी थी। तो कल वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, मुझे उसमें बड़ा अफसोस था, और मुझे इतना अफसोस था कि सुप्रीम कोर्ट, हमारी जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट है, वो ट्रायल कोर्ट भी बन जाती है, सालसी अदालत भी बन जाती है, पता नहीं क्या क्या बन जाती है। तो बंदा कहता है यार आईन ने आपको इतनी ताकत दी है और उसको आप जो है खुद ही अंडरमाइन कर रहे हैं। एनीवे, तो मैंने उसको डिस्कस कर लिया। आज भी मेरा इरादा था उनके बारे में, उनकी तकरीर को, क्योंकि वो तकरीर जो थी वो पाकिस्तान के लिए एक आंखें खोल देने के लिए थी। मैं चाहता था उसको मैं अपने जाविये से एलेबरेट करूंगा, उनकी बहुत सारी बातों से मुत्तफिक होते हुए बहुत सारी बातें किसी और अंदाज में कह गए, उनको मैं ज़्यादा उसकी क्लैरिटी लाऊंगा। तकरीर तो आज भी डिस्कस करूंगा, हालांकि थोड़ा सा अब मुझे उस तकरीर के अंदर जिस तरह मैंने बेलाग तबसरा करना था, इस वाक़े के बाद मुझे तकलीफ होगी कि मैं एजाज अमीर साहब के ऊपर उस तरह का बेलाग तबसरा करूँ। लेकिन ये बहरहाल ये वो चीज़ है कि जो हमेशा कहता हूँ, जो मेरे जो वीलॉग देखते हैं उनको मैंने देखोगे, बार बार कहता हूँ, और ख़ुसूसन अपनी एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूँ कि जो बंदा आपकी तनकीद करे तो आपका हमदर्द है। आप समझे कि मैं झूठी तनकीद कर रहा हूँ, मैं आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ, उसमें आपके लिए फिर लर्निंग लेसन होता है, फिर आप उसको कॉन्टेस्ट करते हो, फिर उसका एक बुलवाक त्याग करते हो, वो आपको एक शार्पनेस देता है। बजाय उसको मुस्बत तरीके लेके उसको मुस्बत तरीके से हल करते तो ज़्यादा नहीं तो कुछ फ़ायदा होता, बजाय इसके कि इतना अपने आप को बदनाम करते। पहले थोड़ा कि इमरान खान साहब ने 4 महीने आपको इतना प्रेशर में लाया हुआ है कि आप, हकीकत यह है कि इमरान खान साहब के प्रेशर में आके इमरान साहब के हक में आप बेशुमार गलत काम कर रहे हैं जो मज़ीद हालात को बिगाड़ रहे हैं। मैं एक बात करता हूँ जो एजाज मीर साहब की तकरीर में भी थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसमें उनका ख्याल था कि जब कोई आप सरबराह मुंतखब करते हो अस्करी इदारे का, तो वो इतनी ताकतवर चीज़ होती है, और उसके बारे में उन्होंने ज़ाहिर उसे तयन किया। हमेशा एक बात कहता हूँ कि कुरान जब मैं पढ़ता है तो आपने देखा है कि उसमें कुरान ने फ़िरौन के बारे में क्या कहा कि उसने खुदाई का दावा किया। अच्छा, फ़िरौन ने, अब थोड़ा पढ़े और कुछ सोचें और फिर देखेंगे उसके जो रेफरेंस में, कॉन्टेक्स्ट जो माफी ज़मीन जो कुरान आगे बताता है क्यों किया। उसने कहा जी मूसा का खुदा जो कुछ कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ, जिंदा है तो किसी को जिंदा कर देता हूँ, उसके बाद जादूगर थे बड़े बड़े, किसी को मार रहे हैं तो मैं मार सकता हूँ। फिर बड़ी मशहूर वाक़यात है कि हज़रत मूसा ने उनको चैलेंज किया और वो जो है वो चैलेंज में किस तरीके से वो कामयाब हुए, उसको एक तरफ रखें। ये खुदाई दावा जो है ये एक किसी तनाजुर में किया गया, और मैं जब अपने वीलॉग में कहता हूँ कि शायद किसी में दबे अल्फाज में कहो, आज मैं खुल के कहता हूँ। मैं प्राइवेट महफिलों में तो अक्सर कहता हूँ कि किसी ने अल्लाह मियाँ के बारे में तस्वुर तो नहीं है ना कि अल्लाह मियाँ किस शक्ल के होंगे, ये तो हम तस्वुर ही नहीं करते। दिमाग में आता ख्याल अल्लाह का तस्वुर आता है, लेकिन इस तरह हमारी जहन में नहीं आता। लेकिन मैं ये कहता हूँ नऊज़ बिल्लाह, अगर बंदा थोड़ा सा ये मफरूज़ा कर ले कि अल्लाह मियाँ ज़मीन पे होते तो किस शक्ल के होते, तो नऊज़ बिल्लाह मुझे यूँ लगता है कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की शक्ल में होते। क्यों होते? क्योंकि वो सारी ताकतें उनके पास हो, मैंने देखी हैं कि जिनकी अदालतें जो कहते हैं ना कुन फ़यकून, जो चाहते हैं हो जाते हैं। हुकूमतें उखाड़ देना, अल्लाह भी कहता है मैं बादशाहतें देता हूँ, बादशाहतें छीन लेता हूँ,
मैं किसी को इज्जत दे देता हूँ, किसी को जिल्लत दे देता हूँ। ये इमरान खान साहब, जिसके अयाज मीर साहब ने अपनी तकरीर में कही, जिसको मैं गाय बगैर डिस्कस करता रहूँगा, उन्होंने कहा ये शहबाज शरीफ साहब और फजल रहमान साहब और जरदारी साहब ये विलिंग एसेसरीज हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं एज ए टूल। अयाज मीर साहब से आज तो नहीं पूछ सकते, लेकिन जनरल क्वेश्चन है कि इमरान खान साहब क्या थे 2014 में, जब एक मुंतखब हुकूमत को जब वो अनसेटल करने आए थे और धरना दिया था, तो किस विलिंग एसेसरीज नहीं थे? जनरल ज़हीरुल इस्लाम को किसी सारे सामने नहीं है, ये जिक्र करना चाहिए था कि हजूर आप भी विलिंग एसेसरी रहे हैं। उन्होंने कुछ न कुछ अंदाजों में कहा अयाज मीर साहब ने, लेकिन ये बात थी। फिर उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना अफसोस इज़हार किया एक्सटेंशन पे। मैं खुद समझता हूँ कि एक्सटेंशन जो है पूरे फौज को अंडरमाइन करती है। ये क्या बात हुई कि 3 साल बाद हमारे पास जर्नैल ही नहीं है उसका कि वो रिप्लेस कर सके। मैं तो इस बारे में हमेशा बड़ा क्लियर हूँ। मुझे तो इतनी तकलीफ हुई थी जब मुस्लिम नून भी साथ मिल गई थी, जिनको मैं बहरहाल किसी न किसी लिहाज से बाई डिफ़ॉल्ट ही सही मैं उनको सपोर्ट कर रहा था। इमरान खान साहब से मुझे कोई तवक्कुआत नहीं थी, लेकिन अयाज मीर साहब ने वहीं पे क्रेडिट क्यों नहीं दिया नवाज शरीफ साहब को कि उन्हें आज तक किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी? किसी आर्मी चीफ को सबसे पहली एक्सटेंशन चाहिए थी असलम बेग साहब को। ये असलम बेग साहब चाहते तो जत्तोई साहब को वज़ीर आज़म बना सकते थे, असलम बेग साहब जिसको मर्जी बना सकते थे। नवाज शरीफ साहब भी उन 2, 4, 5, 7 में थे जो लाइन में खड़े थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बनाया, हाथों से बनाया। साल 1.5 साल बाद उनकी रिटायरमेंट हो गई थी। 91 में जब उनकी रिटायरमेंट हुई, नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बने शायद पूरा 1 साल भी नहीं हुआ था। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो, बल्कि हुकूमत वो वही चला रहे थे, नवाज शरीफ साहब सेकंड फिडल के तौर पे थे, उन्होंने उनको एक्सटेंशन नहीं दी। जहांगीर करामत साहब ने ज़रा एक शुरू से ज़्यादा कोई बात की, नवाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा तलब कर लिया। कितने बंदे हैं जिन्होंने आर्मी चीफ से इस्तीफ़ा मांगा होगा? अयाज भाई आपको ये चीज़ें रजिस्टर करवाते ताकि जिन लोगों ने वो अच्छे काम किए उनका क्रेडिट ना देना, और आप जैसे एक बंदे से जिनका मैं बहुत हाई एस्टीम में रखता हूँ उनसे ना देना। अयाज भाई अगर 2-3 फिक्रे आपकी तकरीर के अंदर आ जाते कि इमरान खान साहब मसले का हिस्सा हैं, जितने पिछले 4-5 साल में 2014 से रियासत के खिलाफ अगर एस्टेब्लिशमेंट ने जराइम किए हैं तो इमरान खान साहब उसके अंदर पार्ट एंड क्राइम थे, और अगर ये मसला रहा है तो इमरान खान साहब ने उसमें अपना पूरा हिस्सा इस प्रॉब्लम के अंदर डाला है। ये इसके बगैर बात मुकम्मल नहीं होती। इमरान खान साहब को 2011 के अंदर जनरल पाशा का नाम आपने सुना होगा, सही गलत जो भी है मैं उसे नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, और मैं जब जानता हूँ उस वक्त इमरान खान साहब के मैं बहुत करीब था, और ये मुझे फैसिलिटी इमरान साहब की अपनी मर्जी से मिली थी, तो वो बातें मैं कभी नहीं करता हूँ। लेकिन एक बात हतमी है कि एक प्रेस में जो कि बार बार आया और डिस्कस हुआ कि जी जनरल पातशाह और आईएसआई उनके पीछे थे उस वक्त। इमरान खान साहब बहरहाल 2012 में उनको अंदाज़ा हुआ, और ये बात सलीम साफ़ी साहब ने उस वक्त एक जगह हम इकट्ठे हो गए, सलीम साफ़ी साहब और हामिद मीर साहब, इनको मैं मियाँ वाली इमरान खान साहब के जलसे में लेके गया और वापसी का सफ़र इमरान खान साहब के साथ किया। तो वहाँ इमरान खान साहब ने जनरल कियानी के बारे में बहुत बुरा भला कहा, जो सलीम साफ़ी साहब ने कॉलम में भी लिख दिया, हामिद मीर साहब ने उसका जिक्र किया कि वो जनरल कियानी में बड़े शेख पाए। उन्होंने ये कहा जी कि जनरल कियानी साहब मुझे बिट्रे कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब को इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं कि उनको फिर 1 साल की एक्सटेंशन चाहिए। फिर जब 2013 के अंदर जब वो बन गए तो उससे पहले भी इमरान खान साहब के यही तहफ़्फ़ुज़ात थे, दिसंबर जनवरी में उस वक्त मैं साथ था कि जनरल कियानी साहब को एक्सटेंशन के ऊपर उन्होंने शायद उनको इमरान खान साहब को के साथ ज़्यादती की है। अगर नवाज शरीफ साहब को ले के आए बकौल इमरान खान साहब के, और उन्होंने बताया कि उनको फ़ौज ही ले के आई 2013 में, जो उर्फ़ आम है या गलतुल आम है या सहीउल आम है, तो उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी। फिर उन्होंने राहील शरीफ को बनाया। राहील शरीफ साहब ने 2016 में इमरान खान साहब से पहले 2014 के अंदर धरने करवाए, क्योंकि ज़हीरुल इस्लाम साहब की रिटायरमेंट करीब आ रही थी, वो चाहते थे माशाअल्लाह लगे। ये बातें भी सारी छप के आ चुकी हैं, ये डिसाइफर हो चुकी हैं। ये एक गुफ्तगूएँ जो नवाज शरीफ साहब ने राहील साहब को भी सुनाई, जो ज़हीरुल इस्लाम साहब की ऑडियो जो रिकॉर्डिंग थी, नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे भी टस से मस नहीं हुए, कोई स्टैंड। दूसरा बड़ा काम उन्होंने किया जो कोई नहीं कर सकता, पाकिस्तान का वजीर खारजा जो है उसने नहीं लगाया। वजीर खारजा क्यों नहीं लगाया? वजीर खारजा इसलिए नहीं लगाया कि वजीर खारजा जो था वो हमेशा पाकिस्तान की तारीख में वजीर आजम की बजाय वो आर्मी चीफ को रिपोर्ट करता था। अब आगे आए जी नवाज शरीफ साहब ने ना सो ये बल्कि इनके ऊपर बड़ी लान तान हुई कि जी वजीर खारजा नहीं लगा रहे।
अयाज भाई ये क्रेडिट नवाज शरीफ साहब के ना छीने कि उन्हें 4-5 साल उन्होंने कहा कि जो है मेरे साथ ही बात करें खारजा पॉलिसी पे। उनको पता था कि खारजा पॉलिसी फौज अपने नीचे रखती है, ये आपने जिक्र भी किया कि हर चीज़ में उनका दखल है। उसमें आपने खारजा पॉलिसी नहीं बताया, आपने बलूचिस्तान किया, सियासत किया। खारजा पॉलिसी 100% फौज हैंडल करती है। नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर खारजा खुद लगाए, उन्होंने सिलसिले ज़रूर लगे रखे सरताज अजीज साहब और फातमी साहब, जो कि उनके लिए वजह नज़ार बने रहे, और उनको भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। गुस्सा ये था कि ये फॉरेन मिनिस्टर लगाएं, जो बाद में ख्वाजा आसिफ जो उनके करीब है उनको नवाज शरीफ साहब ने लगाया भी सही, कुछ शिकस्त खा गई। लेकिन राहील शरीफ साहब को अब ये सारे लोग कहते हैं कि राहील शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से एक्सटेंशन ही मांगी और फील्ड मार्शल बनना चाहते, तो कहते हैं नहीं बनाए तो फील्ड मार्शल बनाए। ईरानियन सदर को भी हम बहस किया नवाज शरीफ साहब को अंडरमाइन करने के लिए जब वो पाकिस्तान के दौरे पे थे। लॉकडाउन इमरान खान साहब से करवाया और हमेशा कहा कि पनामा के केसेस खत्म हो जाएंगे अगर राहील शरीफ साहब को एक्सटेंशन मिल जाए। नवाज शरीफ साहब ने एक्सटेंशन नहीं दी। अब जब यह रहनुमा असूल तय हो गया कि नवाज शरीफ साहब एक्सटेंशन नहीं देते, तो जब बाजवा साहब को बनाया तो बाजवा साहब को यह पता था कि 2019 में अगर नवाज शरीफ साहब दूसरा इलेक्शन जीत के आ गए, जिसके 100% अमकान मौजूद थे, अगर उनको इस तरीके से जोर जबरदस्ती से ताकत से जो है उनको मजरूब ना किया जाता और छफाहस्ती से ना मिटाया जाता और 2014 से लेके आज तक उनका मीडिया ट्रायल ना होता और सारे टीवी स्टेशनों को इस बात में मजबूर ना किया जाता कि नवाज शरीफ साहब के जो कीचड़ उछालना है, जो कपड़े उतारने हैं। इमरान खान साहब ये 2014 में इसी सहूलत के साथ गालियां देते थे नवाज शरीफ साहब को और फिर तसल्सल से देते रहे और टीवी लाइव दिखाया करते थे, गंदी से गंदी ज़ुबान, तारुक कादरी की भी और इनकी भी। अब नवाज शरीफ साहब ने कोई मसला क्या था कि एक्सटेंशन नहीं देते। एजाज मीर साहब आपने ये क्रेडिट नहीं दिया नवाज शरीफ साहब को। आप जब एक्सटेंशन डिस्कस कर रहे थे इमरान साहब को सही कह रहे थे कि आप इनसे तो थी आप नहीं देंगे, आपने एक्सटेंशन दे दी। तो आप मिसाल देते कि नवाज शरीफ साहब को से ये चीज़ कौन छीन सकता है कि उन्होंने कुछ चीज़ों के अंदर भारत सियासी हुकूमत को असर्टिव बनाया। इमरान खान साहब तो 3-4 साल लेटे रहे हैं। इमरान खान साहब में हमेशा मैं कहता हूँ कि बुज़दार को एक उनकी इंटेलिजेंट मूव थी, जो कि आपने उसको कहा कि नहीं ये कमज़ोर मूव है, वो इसलिए थी कि बुज़दार की वजह से उन्होंने 3 साल इक़्तिदार ले लिया। एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि बुज़दार को हटा के वो अपनी मर्जी का बंदा लाएं ताकि पूरा निज़ाम उनके नीचे हो और इमरान खान इनकैपेसिटेट हो। आज इमरान खान की कुछ इज्जत बच गई है तो पंजाब उनके कंट्रोल में था और इस वजह से वो जो है सियासी तौर पे थोड़े सा दम खम रहा है, वरना सियासी तौर पे वो बिल्कुल उनका दम घुट जाता। चुनाचे ये कहना जी कि जी बुज़दार के मामले की वजह से तो कहना, लेकिन इमरान खान साहब ने इसके अलावा कौन सा काम किया है जो बता रही मैंने। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू के उन्होंने बहाना किया, इसमें थोड़ा घबरा गया। मुझे तवक्को ये थी कि वो जो मीर जाफर मीर सादिक है उस बयान से पीछे नहीं हटेंगे और कहेंगे मेरा मतलब ये, और फिर कहेंगे कि अमेरिकी की साजिश तो मैं वैसे करूँ। आज तो वैसे भी खबर आ गई है कि इमरान खान साहब अमेरिका को और डोनाल्ड लू से माफिया मांगते फिर और कहते हैं कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं और गलतफहमी दूर करें कि उनको किसी ने फिर आसरा दे दिया होगा और गलत आसरा दिया होगा। जिनके 9 रतन मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, जिनके दाएँ बाएँ करीब 3 साथी, शेख रशीद हो, बाबर रवान हो, फवाद चौधरी हो, शामिल कुरैशी साहब हो, परवेज खटक हो, शफकत महमूद हो, असद उमर हो, ये सारे फौज के ज़्यादा करीब है बनस्बत इमरान खान साहब के। अगर इनमें से एक भी फौज के करीब न होता, इमरान खान साहब के करीब होता, फौज के मुकाबले में इमरान खान साहब तरजीह देते, तो इनमें से इनको पंजाब का चीफ मिनिस्टर मिल जाना था। क्यों नहीं बनाया कि उनको हमेशा लोगों पर शक था कि ये लोग जो है फौज के साथ मिल जाएंगे। ना उन्हें फवाद चौधरी को बनाया, ना शामिल कुरैशी को बनाया, बल्कि हरवाया। ये बात मैंने गवर्नर सरवर को साहब को बताई थी आज से 3-4 साल पहले कि मैंने कहा हुजूर कैसे आपको बनाते, उनको ये एतबार करना जरूरी था कि ये बंदा मेरे साथ ठहरेगा। जो विलिंग एसेसरीज है उसमें इमरान खान साहब को पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कोई नहीं बीट कर सकता। मैं ये भी मानता हूँ कि इमरान खान साहब जो है ये फाइट बहुत अच्छी लड़ रहे हैं। मैंने हमेशा कहा था जब इक़्तिदार में नहीं आए थे 2018 में, उससे पहले भी कहा था कि इमरान खान साहब बहुत दलेर है। इमरान खान साहब दिल की गहराइयों से पाकिस्तान की फ़ौज से नफरत करता है। इमरान खान साहब की लाइक्स और डिसलाइक स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमेशा वो डिसलाइक करेगा। इमरान खान साहब इनको हमेशा समझता है ये बेतबार है, ये अपना काम करवा के आपका अबेंडन कर देंगे, और उसके वो भी सच निकला। और फिर मैंने ये भी बताया था कि आप इमरान खान साहब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वो जितना मर्जी उसका लड़ेंगे उसको ताकतवर बनाएंगे। आज अगर वो थोड़ा कमज़ोर है तो अपने 9 रत्नों की वजह कमज़ोर है कि उसके साथ बंदा कोई नहीं है, ये उसको डिस्करेज करते हैं। हुजूर 1 कदम आगे चले गए, 2 कदम जल्दी पीछे हटे।
अमेरिका से सुलह कर लें और वो उनको मनवा लेते हैं। ये फौज के सामने नाम लिया, अगले में थोड़ी सफाई दे दे। भाई आपने जो करना था कर दिया, सोशल मीडिया को लगा दिया, अपने फॉलोअर्स को लगा दिया। जैसे मैं हमेशा कहता था कि नवाज शरीफ का हर मानने वाला बंदा, हर वोटर, हर सपोर्टर फौज के खिलाफ एक मौदाना रवैया रखता है कि उनका ख्याल है कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलहदा फौज ने किया। आपके भी वोटर सपोर्टर फौज के बारे में वही सख्त मुखालफाना जज्बात रखता है कि उनका ख्याल है कि फौज ने किया। तो बातें तो मैं याद मीर साहब की बहुत सारी थी कि जिसमें उन्होंने कहा था जी कि ये जो है ये सारा कुछ, लेकिन याद मीर साहब एक चीज़ का तयन नहीं कर सके कि वो ये प्रॉपर्टी डीलर्स भी उन्होंने कहा। तो ये प्रॉपर्टी डीलर्स जो किसने दिए हुए थे, आपने बिल्कुल सही कहा। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इमरान खान साहब के जो करप्शन के सारे चार्जेस लग रहे हैं उसके पीछे ये प्रॉपर्टी डीलर्स है। और आपको ये भी पता है कि प्रॉपर्टी डीलर्स का लिंक जो है वो किन के दरमियान, किन के साथ पूरा चेन है। और सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी डीलरों से मुस्तफ़ीद जो है पाकिस्तान में वो इमरान खान हुआ है, ज़ाती तौर पे भी और उसके इक़्तिदार के लिहाज से भी। जरदारी साहब ने अगर इनको सपोर्ट किया, नवाज शरीफ साहब ने इसको सपोर्ट किया, तो इससे उनसे उन प्रॉपर्टी डीलर से मुस्तफ़ीद फौज हुई है। चाहे नैब का चेयरमैन उन्होंने लगवाया है तो फौज के लिए काम करता रहा, नवाज शरीफ वगैरह चलता रहा। जो कुछ उन्होंने किया है, चाहे कराची की ज़मीन दी गई है उसका फ़ायदा भी फौज ने उठाया है, कोई पाकिस्तान को दिलाया होगा। दी ज़मीन जरदारी साहब ने उनको, प्रॉपर्टी डीलर्स को। तो चुनाचे ये बात जहन में रखें कि प्रॉपर्टी डीलर्स जो थे इसमें इमरान खान साहब, मुझे तकलीफ ये हुई है कि इमरान खान साहब पे जितने करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं जिनके इमरान खान के पास जवाब नहीं है। सैकड़ों कनाल ज़मीन, और जो आज फिर नया स्कैंडल आया कि फरा बीबी जो है फैसलाबाद के अंदर उनको 10 एकड़ ज़मीन जो थी वो 60-70 करोड़ की जो थी वो 8 करोड़ स्पेशल एक झूठी कंपनी के नाम में मुंतकिल कर दी गई है। बनी गाला की ज़मीन है, ये हीरे की अंगूठी है, ये 5 कैरेट, ये तोशाखाना, वो तो डायरेक्ट आपके पास है। उसमें तो दरमियान में कोई फर्स्ट लेडी नहीं है, कोई फ्रंट लेडी नहीं है। फ्रंट मैन तो हमने सुन रखा था, फ्रंट लेडी भी होती होगी, लेकिन हमने ये तस्वर नहीं आया था पाकिस्तान फ्रंट लेडी भी रहा है। और ये सारी आदमी सब आपके सामने थी करप्शन उनकी। इसलिए ये कहते हैं यू आर द ओनली चॉइस। किस सिलसिले में इमरान खान ओनली चॉइस है? बस ये कहेंगे जी पाकिस्तान में सियासतदान जो है वो अपनी जंग जो है हार चुके हैं और इसमें उनकी वजह उनकी अपनी कमज़ोरी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।